बच्चों, तो हम डिस्कस करेंगे अब कि वान डेर वाल इक्वेशन में कि हम बी की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल से हम फाइंड करेंगे कि जो उसमें कांस्टेंट है वान डेर वाल इक्वेशन में, उनकी वैल्यूज क्या होती है। वान डेर वाल बच्चों एक गैस की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। और क्या होती है वो होती है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू R। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो B है, B इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्लियर हो जाता है। मैंने बताया कि दो फिजिकल क्वांटिटी तभी जोड़ी जा सकती हैं या घटाई जा सकती हैं, तभी ऐड की जा सकती हैं, सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जब उनकी डायमेंशन इक्वल हो, ठीक है ना। और देखो B किसके साथ में सब्ट्रैक्ट किया गया है, वॉल्यूम के, तो डायमेंशन जो वैल्यू वॉल्यूम की होगी वो किसकी होगी, B की। तो B की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी m0 L3 D0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब A की डायमेंशन बताओ क्या होगी। तो A की डायमेंशन बच्चों कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ एक तो ये फिजिकल क्वांटिटी है और एक ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। एक तो ये टर्म है इसमें और एक ये टर्म है, इन दोनों को जोड़ा गया है। इट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन V स्क्वायर, ठीक। अगर मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं बच्चों, ये जो P है यहाँ ये प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है, बाकी A, B और R तीनों कांस्टेंट है, ठीक। और तो ये P के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके लिए डायमेंशन लिखूं, P के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, P इक्वल टू होता है हमारे पास F अपॉन A और F की होती है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 और A की हो जाएगी L2, ठीक। इसकी कितनी हो जाएगी ये तो हमें निकालनी है। V की कितनी हो जाएगी बच्चों, L क्यूब होती है और यहाँ 2 है तो L6 हो जाएगी। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगी इससे, एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास जो डायमेंशन आ जाएगी या A की वो आ जाएगी m L की पावर 5 T की पावर माइनस 2, ये डायमेंशन आती है A की निकल कर, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, डायमेंशन बताओ। अब दोनों को यूज करके, दोनों लॉज का यूज करके, कौन कौन से लॉज हैं, LHS इक्वल टू RHS, क्या LHS में डायमेंशन फॉर्मूला फॉर LHS शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर RHS एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों V इज इक्वल टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ठीक है। इसको देखते हैं, वहां पूछा है इस बार B की डायमेंशन क्या होगी, C की डायमेंशन क्या होगी और A की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। जहां V क्या है वेलोसिटी, T क्या है टेम्परेचर, A, B और C तीनों के तीनों कांस्टेंट है, ठीक। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये जो दो क्वांटिटीज है हमारे पास, दो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास T प्लस C दोनों जोड़े गए हैं, तो C की वही डायमेंशन होगी जो T की होगी, और T की डायमेंशन क्या होगी हम जानते हैं, टेम्परेचर है, तो T की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये वैसे ऐसे लिखना उचित नहीं होता है, हम कैसे लिखेंगे, M0 L0 T, ठीक।
ये किसकी हो जाएगी, सी की हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में जोड़े गए हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब देखो और अब ये आ गया हमारे पास, सी की आ गई। अब एक चीज देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इसकी डायमेंशन शुड बी इक्वल टू इसकी डायमेंशन। ठीक है, अब और ये दोनों की जो इसकी डायमेंशन होगी वो इसके भी इक्वल होनी चाहिए। एलएचएस और आरएचएस कहती है डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ एटी एंड डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी शुड बी इक्वल। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन फाइंड करूं, डायमेंशन ऑफ एटी विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी। ठीक है, अच्छा ए की मुझे निकालनी है, तो ये हो जाएगा v अपॉन टी। v की कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी है lt माइनस 1, और ये की क्या हो गया t। t की कितनी हो जाएगी, t हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा lt माइनस 2, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ m0 lt माइनस 2। देखा, तो a की कितनी आ गई m0 l t की माइनस 2, और c की कितनी आई थी, c की आई थी हमारे पास m0 l0 एंड t। ठीक है ना, अब मुझे फाइंड करनी है b की क्या होगी। b की कैसे फाइंड होगी, देखो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एटी विल बी इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b अपॉन t प्लस c। ठीक है, मेरे को पता है इसकी डायमेंशन क्या है बच्चों, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन है हमारे पास m0 l t माइनस 2 और एक t और आ गए। ठीक है, b की हमें फाइंड करनी है, और ये दोनों क्या है टेम्परेचर। ठीक है, तो इनकी डायमेंशन क्या हो जाएगी t। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास m0 l t स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ml b आ जाएगी और t आ जाएगा यहाँ 0, तो b की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास m0 l t 0। ये आ गए, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो, कई बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा है। कई बार तो ये पूछ लेता है कि c की डायमेंशन बताओ, b की डायमेंशन बताओ, a की डायमेंशन बताओ। एक बार ये पूछा है कि इसमें जो a, c और b है ना, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये देखो, इसकी डायमेंशन lt माइनस 2 है ना, तो ये किसकी होती है, एक्सीलरेशन की। एक तरह से एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जो c है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो b है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों लोट्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मूला हमें स्टेबलाइज करना है, और किसकी सहायता से, डायमेंशन की हेल्प से। ठीक है ना, ये लास्ट है इसकी एप्लीकेशन। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये बच्चों टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का। ठीक है, ये टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है, जो L होती है इट इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड G इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, और 2 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
जो हम इससे जब फॉर्मूला डेराइव करते हैं ना बच्चों, बस इसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाता है निकल करके, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं पता चलता है बस क्या है, ठीक है ना। और बाकी सारा कंप्लीट आ जाता है। देखो कैसे, पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस फॉर्मूले में एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है। एलएचएस में इसमें क्या है, देखो टाइम है, तो मैं क्या कर दूंगा, टी एलएचएस में लिख दिया, और जो इधर है फिजिकल क्वांटिटी वो कर दूंगा मैं एल एंड जी। टी किसके प्रोपोर्शनल है, एल और जी के। अभी यहाँ तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, लेकिन हमें नहीं पता, हम डराइव कर रहे हैं ना, तो मैं इसको प्रोपोर्शनल मान लेता हूँ और इनकी पावर ले लेते हैं ए और बी। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं इनको इक्वल करूंगा तो एक कांस्टेंट लगा दूंगा, ठीक है। कोई कांस्टेंट मैंने लगा दिया के, एनी कांस्टेंट है। चलिए अब हम बच्चों क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ या लिख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एलएचएस। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एलएचएस के लिए, ये टाइम है ना इधर, तो ये m0 L0 और t, ठीक है। अगर इधर इसके लिए मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर आरएचएस, ये हो जाएगा, देखो m तो नहीं है अभी, लास्ट में लिखेंगे, ये हो जाएगा l की पावर a और g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इसका हो जाएगा LT माइनस 2, तो L की पावर b और t की पावर माइनस 2b। इन लास्ट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा L की पावर a प्लस b t की पावर माइनस 2b, ठीक है ना। और पूरे अच्छी तरीके से लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ m0 लगा दूंगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखो हमें पता है LHS शुड बी इक्वल टू द RHS, m0 L0 t is equal to m0 L a plus b t की पावर माइनस 2b, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस। यहाँ देखो m की वैल्यू 0 है, इधर भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डायमेंशन क्या है, पावर को ही तो डायमेंशन बोलते हैं, इन्हीं को कंपेयर करेंगे। अच्छा यहाँ L 0 है, यहाँ L की पावर क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इधर देखो यहाँ L की t की पावर माइनस 2b है, यहाँ t की पावर क्या है 1, तो माइनस 2b b इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू निकल के आती है माइनस b, ठीक है ना, और b की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2, और यहाँ पुट करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। आगे चलते हैं, a की वैल्यू कितनी आई 1/2 और b की वैल्यू आई मेरे पास 1/2। देखो अब ऑटोमेटिक बन जाएगा ये डिवाइडिंग। यहाँ t इक्वल टू क्या था k यानी कांस्टेंट, और l की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और g की पावर हो जाएगी माइनस 1/2। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है ना, लिख दिया इस फॉर्म में। अब देखो कंपेयर करो, ठीक है, आ गया सेम। बस मुझे किसका नहीं पता चला, इस कांस्टेंट का नहीं पता चला, ठीक है ना। अगर ये कांस्टेंट और पता हो अपनी साइड से तो मैं पूरा लिख सकता हूँ e इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। समझ रहे हो। तो बच्चों ऐसे हम इवन कोई भी फॉर्मूला ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और देखिए आप लोग ट्राई करिए तो सभी निकल जाएंगे। सबसे पहले प्रोपोर्शनल रखना है दोनों को, और जो आरएचएस में होगा उसकी पावर रख लेनी है, फिर जो उधर वैल्यू होगी
उसकी डायमेंशन निकलनी है और इधर वाले की डायमेंशन निकलनी, दोनों को इक्वल कर देना है और डायमेंशन को कंपेयर कर देना है। लास्ट में खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस थी इसकी। कई बार एक एक नंबर में कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे वो कह देता है कि डायमेंशन बताओ किसी कांस्टेंट, कोई ऐसे कांस्टेंट बताओ जिनकी डायमेंशन होती है, कुछ ऐसे कांस्टेंट बताओ जिनकी डायमेंशन, या कुछ भी पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, विच हैव द डायमेंशंस, हमने पढ़ा है कैपिटल जी की डायमेंशन होती है, ठीक है ना। और एक कुलाम्स लॉ है, कुलाम्स लॉ में क्या कहते हैं, जब भी मान लीजिए कोई 2 चार्ज रखे होते हैं, ये कोई 2 चार्ज है, ये Q1 Q2, ये यहाँ मैंने पॉजिटिव लिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगता है ना बच्चों, इंटरेक्शन का मतलब जो इनके बीच फोर्स काम करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के चार्ज के, और इनके जो बीच के डिस्टेंस है r इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसके स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको निशान को हटाता हूँ प्रोपोर्शनल का और इक्वल का निशान लगाते हैं, तो यहाँ एक कांस्टेंट लगता है, इसकी भी डायमेंशन होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह के कांस्टेंट जिनके डायमेंशन होती है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है ना। कई बार, एक बार ये भी पूछा था कि कोई ऐसा कांस्टेंट बताओ जिनकी डायमेंशन ही नहीं होती, ठीक है ना, और काफी यूज करते हैं। तो ऐसा कांस्टेंट क्या है, पाई, ठीक है ना। और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये यहीं पर ये डायमेंशन का जो हमारे पास टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ ही आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द फिजिक्स, इन द फिजिक्स हिस्ट्री। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहीं से ही मैकेनिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है ना। ये तो सभी बेसिक्स पढ़ रहे थे हम, अब मैकेनिक्स की स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है बच्चों। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।